बात करने के लिए रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट अहमद शेख हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि अभी जो इकानमी पर बात करें तो क्या एनालिसिस आपका? जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। सबसे पहले मैं आपके चैनल सिटी 41 का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और ये आप सब जानते हैं कि हम बड़े शौक़ से ये चैनल देखते हैं। फैसलाबाद की एक आवाज़ है और फैसलाबाद के एक व्यू को, पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके न्यूज़ को इतना प्रमोट करना एक बड़ा अच्छा आप लोगों का इंस्टांस है। तो दूसरी बात, अभी आपने इकॉनमी की बात की, तो इकॉनमी पे असल में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, 4 से 5 इंडिकेटर्स मेन होते हैं, बाकी तो कुछ अदर फैक्टर्स भी साथ में शामिल रहते हैं। तो इसमें अगर आप ये समझना चाह रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक गवर्नमेंट के या 2 गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन ना करें, पिछले 3 मुसलसल टेन्योर का कंपैरिजन करें। तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी सारी ना क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप सिंपल 1 या 2 टेन्योर या 1-2 साल को कंपेयर करेंगे तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी शॉर्ट टर्म में कोई इतना ज़्यादा उसको असेस करना, एनालाइज़ करना ना ईज़ी नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक वो डाटा कंपेयर किया था, तो वो अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई 3 टेन्योर थे और तीनों का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि जमहूरियत में कौन ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सका है। तो उसके लिए सबसे पहला एक आजकल बहुत ज़्यादा मिफ्ता इस्माइल और इकॉनमी टीम गवर्नमेंट की वो ब्लेम करती है जी कि करंट अकाउंट डेफिसिट या जारी खसारा वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है जी, तजारती खसारा बुलंद तरीन सतह पर है, तो इकॉनमी तबाह कर दी। तो इस हवाले से एक करंट अकाउंट डेफिसिट मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो छोड़ के गई थी $2.5 अरब का था। जब ये पीएमएलएन टेन्योर 5 साल के बाद ख़त्म हुआ तो उस वक्त जारी खसारा $19.20 अरब का था, मतलब $17 अरब का इजाफा हुआ 5 साल में। और जब ये पिछला साल क्लोज़ हुआ था पीटीआई का, उस वक्त ये तजारती खसारा सिर्फ और सिर्फ $1.90 बिलियन का था। आप 2021 की बात करें? अब 2022 की, क्योंकि ये ज़्यादा इंस्टांस इनका ये होता है कि 2022 में ज़्यादा काम ख़राब हुआ है, तो ये इस साल का जो प्रोजेक्टेड था ना वो $17 अरब था। मतलब जितना पीएमएलएन ने इंक्रीज़ किया था 5 साल में उतना इनका एक्चुअली अमाउंट थी। मतलब ये 19 या 20 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए और ये $17 बिलियन का इन्होंने प्रोजेक्ट किया। खैर उसके बैक एंड पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पीएमएलएन को फेवर मिलती रही है वहाँ पे कि इंटरनेशनली उस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइसेस, क्योंकि हम पेट्रोलियम प्राइसेस ज़्यादा पे करते हैं, तकरीबन $14 अरब की हमारी इंपोर्ट हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। इसी तरह हमारी दूसरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी तकरीबन $10 अरब की हैं। हमारी मशीनरी, टेक्सटाइल और इस तरह मिला के ऑलमोस्ट 12 से $14 अरब की इंपोर्ट्स बनती हैं ये वाली। और ये सारी चीज़ें 2018 से अगर आप कंपैरिजन करें इस वक्त 4 से 5 गुना ज़्यादा हैं। तो अगर आप यही प्राइसेस का इम्पैक्ट 2018 की क्लोजिंग पे दे दें पीएमएलएन टेन्योर की, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये $19.20 बिलियन का खसारा कम से कम $50 से $55 बिलियन के खसारे पे पहुंच जाएगा। इसमें आप ये भी बताएं कि इन हुकूमतों के जो वीकेंड्स क्या थी, जो मजबूत स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, ताकि इसमें जो ऑडियंस को बेहतर एनालिसिस करने में मदद मिले। जी बिल्कुल। सर ऐसे है कि जो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के टेन्योर में आपकी एक्सपोर्ट्स कोई ख़ास ग्रो नहीं की थी। वो छोड़ के गए थे $24.70 बिलियन पे ना आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स थी गुड्स की। जब पीएमएलएन 5 साल के बाद छोड़ के गई तो $24.80 अरब की एक्सपोर्ट्स थी। मतलब जस्ट एंड जस्ट 1% इंक्रीज़ हुआ था एक्सपोर्ट में। और जब ये पीपल्स पार्टी का 2022 का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 32 से $33 बिलियन का है, जो कि तकरीबन 33 से 34% इंक्रीज़ बनता है एक्सपोर्ट का। और इम्पोर्ट पीएमएलएन के टेन्योर में हुई थी अप्रॉक्सीमेटली ये बड़ी थी जी आपकी $46 बिलियन से $68 बिलियन पे चले गई थी। तो पिछला साल पीटीआई का जो क्लोज़ हुआ है वो $61 बिलियन पे था। अभी जो क्लोज़ हो रहा है ना इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और ये अब $84-85 बिलियन पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब उसमें फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस 2018 में कितनी थी? $63 थी। अभी कितनी चल रही है? $118-120 चल रही है। मुझे फिर इसमें शेख साहब ये बताइएगा, इतना ज़्यादा जो प्रोपोगंडा किया गया, कहा गया कि डेफिसिट की वजह से हुकूमत चेंज हुई है, रजीम चेंज का नाम भी कोई दे रहा है, तमाम डिपार्टमेंट्स इदारों ने मिलकर ये सारा कुछ किया है, तो आप समझते हैं कि बतौर जो इकानमिस्ट के जो गलत एदाद शुमार वो बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड किए गए?
जी, असल में गलत अदाद-ओ-शुमार तो वाक़ई बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की जो इकोनॉमी टीम है, उसको भी अपना ये प्रोपेगेंडा ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर जो है ना वाइट पेपर भी इशू करना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, तो इस एरा में उनको अपना ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये जो मैंने आपसे डाटा शेयर किया, ये किसका है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, आईएमएफ का डाटा है। तो ये डाटा इनको पब्लिक करना चाहिए ताकि इनकी जो टीम है, इनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी अवेयरनेस मिले। इसी तरह पीएमएलएन को चाहिए कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने हाईलाइट करें। प्रॉब्लम ये है हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कि हम बस ब्लेम गेम करते हैं। जी वो मियाँ आएगा तो सारा कुछ सेट हो जाएगा, खान साहब आएंगे तो सारा कुछ सेट हो जाएगा, भुट्टो अभी ज़िंदा है हमारा। लेकिन बात ये है कि मैं साहब, आप स्टॉक एक्सचेंज से हैं, ये क्यों गिरती ही चली जा रही है और कब तक संभलेगी? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ना 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये लिंक कर रही होती है। एक होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ये तकरीबन 2 महीने में ऑलमोस्ट 3.25% बढ़ गया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये है कि इस वक्त अगर आप बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवाते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको तकरीबन 14% से 15% ये अब 3 मंथ 6 मंथ वो काइबर जो चेंज होता है 13 से 15% तक मुनाफा मिलेगा। तो आप क्यों रिस्क लेना चाहेंगे स्टॉक मार्केट या किसी और मार्केट में जहाँ पे आपको मैक्सिमम 8-10% प्रॉफिट मिलेगा? तो ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लोग करना छोड़ देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग अपने बिजनेसेस जो छोटे मोटे चल रहे होते हैं ना, उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। वो कहते हैं बैंक से निकाल लो, सुकून से बैठो, 14-15% तो आपको वैसे ही प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन का। तीसरा फैक्टर है आपकी इकॉनमी जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक्ड है, वो बढ़ती जा रही है, तो आपकी इकॉनमी थोड़ी सी अनसर्टन है। चौथा ये है कि आपकी इकॉनमी के साथ साथ जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उससे बहुत सारी प्राइसेस का लिंक है। जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे इनकी और गैस की प्राइसेस, सबसे बड़ा सप्लायर या एक्सपोर्टर रशिया है। अच्छा, मैं साहब ये बताइएगा कि इसमें जो लोगों का स्टॉक एक्सचेंज की जानब रुझान बहुत कम होता है, बड़े थोड़े लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा लोगों को कैसे इसमें मोबिलाइज़ किया जा सकता है? अब्दुर्रहमान साहब, इसमें मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूँ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ 70 लाख आबादी है। ये जो आईएमएफ ने 2021 का डाटा शेयर किया ना, तो 22 करोड़ 70 लाख में से सिर्फ 2,70,000 लोग हैं पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट के अकाउंट होल्डर हैं। उसमें से भी तकरीबन 40 से 50 हज़ार अकाउंट्स वो वाले हैं जो ब्रोकर्स, कंपनीज़ के एग्जेक्टिव्स, डायरेक्टर्स और उनके हैं। तो बाकी कितने रह जाते हैं? वो रह जाते हैं बमुश्किल 2,20,000। उसमें से भी काफ़ी सारे लोग वो हैं जिन्होंने भूल गए हुए हैं कि काफ़ी अरसे से लेके रखा हुआ है। तो ये इतनी कम रेशो है, 1% भी नहीं बनती। और जो आपका इंडिया है, इंडिया में 7% तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव करने की बहुत ज़रूरत है। वजह क्या है, आप भी सोचते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता है तो सबसे पहला ज़हन में ख्याल आता है ये हराम होगी, ये सट्टा होगा। हालांकि ये ना सट्टा है ना ये हराम है। इस पर शरिया बोर्ड का भी एक बहुत क्लियर कट फतवा और वो सारा उन्होंने डिटेल शेयर की हुई है कि आप उन कंपनीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिज़नेस हलाल है, जो सूद और उससे एक मिनिमम पोर्शन पे हैं, उनके शेयर्स आप जब बाय करते हैं तो ये आप उनके बिज़नेस पार्टनर बनते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे शरई है और ये हलाल है। इसको अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी इस पर एक बहुत बड़ा फतवा है। और फिर स्टॉक एक्सचेंज में जो फिर भी थोड़ा बहुत डाउटफुल लोग हैं कि कैसे पता चले सूदी काम है या नहीं है, तो शरिया बोर्ड ने एक इंडेक्स बनाया था 2015 में, KMI ऑल की मिज़ान इंडेक्स। उसमें यह है कि जितने शरिया कंप्लाइंट शेयर्स हैं वो सारे के सारे शेयर्स उस लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें, वो शरई तौर पे तमाम उनका पैरामीटर्स एनालाइज करके तो अपलोड की गई लिस्ट है। फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा कि कैसे ये इकानमी बेहतर हो सकती है? सर, सबसे पहले एक फैक्टर और रह गया था कि जी पीटीआई गवर्नमेंट ने जो कर्ज़े हैं वो बहुत ज़्यादा लिए हैं। तो कर्ज़ों का जो डोमेस्टिक डेट्स थे 14,000 अरब रुपए के थे जो लोकल थे, हमारे पीपल्स पार्टी टेन्योर पे ख़त्म हुए थे। 16,400 अरब रुपए के थे जो पीएमएलएन टेन्योर में, तो 26,265 अरब रुपए के पीटीआई टेन्योर में हुए, जो कि 60% तकरीबन इजाफा बनता है पीएमएलएन टेन्योर से। लेकिन जो एक्सटर्नल डेट्स हैं वो 48 अरब डॉलर के थे जब पीपल्स पार्टी टेन्योर ख़त्म हुआ था, और तकरीबन 95 अरब डॉलर के थे जब पीएमएलएन टेन्योर 5 साल का ख़त्म हुआ। और ये तकरीबन 96% इंक्रीज़ था। और पीटीआई टेन्योर में 122 अरब है, मतलब कि 27 बिलियन डॉलर इंक्रीज़ हुआ है, 28% बनता है। तो पीएमएलएन ने ज़्यादा कर्ज़ों में इजाफा किया था
एज़ कम्पेयर टू PTI। तो ये एक प्रोपोगंडा भी गलत है। और एक फैक्टर और मैं आपको बता दूं कि जो GDP ग्रोथ रेट है ये पाकिस्तान की पहली दफ़ा पिछले साल में क्लोज़ हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ 0.55% था। तो PMLN टेन्योर में यही 5.80% करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ इन्होंने क्लोज़ किया था जी, 6.10% इकॉनमी GDP रेट। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है और मेरे ख्याल में ये तमाम इंडिकेटर्स शो करते हैं, न्यू कंपनीज़ जो रजिस्टर्ड हुई 165% ज़्यादा हुई, ये तमाम इंडिकेटर्स शो करते हैं कि ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस इस टेन्योर में ये थी। और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात अगर आप करते हैं तो वीकनेस जो थी वो बेसिकली पीपल्स पार्टी टेन्योर में करप्शन स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा थे, एनर्जी का बुरहान बहुत ज़्यादा था, तो इनका नेपोटिज़म था, ये मेन इनका प्रॉब्लम थे कि अपने मनपसंद लोगों को नौकरियां और वो बांटी गई। स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी की थी कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज़्यादा क्रिएट की कि अभी तक वो लोग इन्हीं के साथ अटैच्ड हैं। PMLN के टेन्योर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, फ्लाईओवर्स हुए, इनके पावर जनरेशन, इन्होंने बिजली के बुरहान पे बहुत अच्छा काबू किया, इन्होंने इन्फ्लेशन पे काफ़ी कंट्रोल किया। कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इनके लिए फेवरेबल थे, लेकिन इनके टेन्योर में इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ 5% थी, जो कि PTI टेन्योर में 12% प्लस चले गई थी, 12.70%। तो अब खैर 2 महीने में ये दोबारा बढ़ गई है, 13.5-14% पे चले गई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। PTI के जो स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं वो थे हेल्थ कार्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी, एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी रहीं, लोन थे वो बहुत अच्छे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट था, हाउसिंग लोन, हाउसिंग स्कीम बहुत अच्छी थी। इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ थी, ऑटो पॉलिसी थी, रिफाइनरी में काफ़ी सारा इन्होंने इम्प्रूवमेंट की, टेक्सटाइल के लिए इन्होंने काफ़ी सारे कर्जे वगैरह दिए, और इनके जो पुराने रुके हुए टैक्सेस थे, रिफंड्स थे, वो इन्होंने क्लियर किए। ये इनका स्ट्रेंथ एरिया था। लूज़ एरिया जो था, इनकी डेवलपमेंट बहुत कम हुई। जो इस हवाले से हमारे साथ एनालिस्ट ऑफ इकानमी अहमद शेख मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने परफॉर्म किया और किस तरह से जो पाकिस्तान की इकानमी है वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों में डाउन गई। नाज़रीन, अभी हमारे साथ